मेरा नाम सुमन है। मैं बहुत खूबसूरत थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि लोग मुझे देखते रह जाते थे, क्योंकि मेरा रंग दूध जैसा गोरा और बाल काले घने लंबे और मेरी हाइट भी काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जिससे कोई एक बार देखे तो पलटकर दोबारा ज़रूर देखता था। मेरे चेहरे पर बहुत मासूमियत थी, जिस वजह से मैं बहुत कमसन टाइप की लगती थी। लोगों को मुझे देखकर यही लगता था कि जैसे मैं तो बस 19 से 20 साल की होगी, लेकिन मेरी उम्र लगभग 26 साल की थी। लोग मुझे देखकर हैरान रह जाते थे कि मैं देखने में बिल्कुल अलग ही हूँ। इस वजह से मेरे बहुत सारे रिश्ते भी आते थे, लेकिन मेरे माता पिता मेरी शादी किसी ऐसे परिवार में करना चाहते थे जहाँ पर सास ससुर का कोई चक्कर ही ना हो। और फिर बहुत ढूंढने के बाद फाइनली एक ऐसा रिश्ता मेरे माँ बाप को मिल ही गया था, क्योंकि जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने जा रही थी वो अकेला था। उसके साथ सिर्फ उसके बड़े भाई ही रहते थे और वो दोनों ही भाई नौकरी किया करते थे। मेरे जेठ जी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, जिस वजह से वो काफी सालों से अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए उनके पास ही रह रही थी। और मेरे जेठ जेठानी के कोई औलाद भी नहीं थी। इस सब के चलते दोनों भाई काफी टाइम से अकेले ही रहते थे। मेरी ससुराल का घर भी बहुत बड़ा था। मेरे ससुराल में जो कुछ भी था वो मेरे होने वाले पति और जेठ का ही था। इसीलिए मेरे माता पिता को यही लगता था कि उन्हें मेरी शादी यहीं पर कर देनी चाहिए। ये रिश्ता हमारे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जी ने बताया था। वो अंकल जी बहुत लोगों के रिश्ते करवाते थे। उन्होंने इस लड़के की बहुत तारीफ भी की थी। मेरे माता पिता जब लड़के को देखने गए थे तो उन्हें लड़का और उसका घर और उसका काम वगैरह बहुत पसंद आया था। इसीलिए वो रिश्ते से इनकार ना कर सके और उन्होंने फिर मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया था। पहले मेरी सगाई हुई थी और उसके बाद मेरी शादी की डेट भी फाइनल हो गई थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि जैसी सुमन है वैसे ही उसका होने वाला पति है। क्योंकि मेरा होने वाला पति भी बहुत स्मार्ट था, उस पर भी काफी सारी लड़कियों का दिल आ जाता था। फाइनली मेरी शादी हो गई थी और मैं विदा होकर अपने ससुराल में आ गई थी। मैं बहुत खुश थी। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उन्होंने शादी की पहली रात ही मुझे ये कह दिया था कि तुम्हें मेरे बड़े भाई का बहुत ख्याल रखना है, उनके साथ कभी भी भेदभाव मत करना। मैंने उनको यकीन दिलाया था कि मैं उनके भाई का बहुत ख्याल रखूंगी, क्योंकि उनका भी तो ख्याल रखने के लिए यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। उनकी पत्नी तो न जाने कब अपने मायके से वापस लौट कर आएंगी। मेरे पति मेरे जवाब पर बहुत खुश हुए थे। मुझे भी खुशी हुई थी कि मेरी शादी एक अच्छे इंसान के साथ हुई है, जिसके साथ मैं सारी जिंदगी आराम से और खुशी खुशी गुजार सकती हूँ। लेकिन मेरी शादी को अभी कुछ महीने ही गुजरे थे। मेरी ससुराल बहुत ही नॉर्मल सी थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे लिए इस नॉर्मल सी जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियां आ जाएंगी। मेरे पति के ना तो माँ बाप थे और ना ही कोई बहन थी, बस सिर्फ एक बड़ा भाई था और वो भी नौकरी करते थे। मेरे पति की नौकरी भी बहुत अच्छी थी। वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और ना ही घर में खाने पीने की कोई तंगी थी। मैं बहुत बेफिक्र रहती थी, क्योंकि यहाँ पर तो काम का भी कोई झंझट नहीं है, ना ही सास ससुर की कोई प्रॉब्लम है। यही सब खूबियां देखकर तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी यहाँ पर की थी। मेरे जेठ भी देखने में बहुत सीधे लगते थे। मेरे पति ने भी शादी के बाद मेरे ऊपर कोई भी लंबी चौड़ी जिम्मेदारी नहीं डाली थी। बस उनका मेरे लिए सिर्फ यही कहना था कि मेरे लिए मेरा बड़ा भाई बहुत अजीज है। उन्होंने मुझे पिता बनकर पाला है, इसीलिए अब तुम्हें उनका खूब ख्याल रखना है और उनकी जिम्मेदारी को उठाना है। उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी, इसलिए तुम भी कभी उनके लिए किसी चीज की कमी नहीं होने देना। मुझे तो कोई भी ऐतराज ही नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें शादी की पहली रात ही भरोसा दिला दिया था कि मैं उनके भाई का हमेशा अपने भाई की तरह ही ख्याल रखूंगी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो बार बार मुझे इस बात को याद दिलाते रहते थे, जैसे कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि मैं अपने शब्दों पर टिकूंगी। वो मुझसे कहते कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा पति मेरी इन बातों से बहुत खुश रहता था कि मैं कभी भी उनके भाई को निराश नहीं होने दूंगी और ना ही कभी उन्हें शिकायत का मौका दूंगी।
मेरे पति को तो शादी की पहली रात भी अपने बड़े भाई की ही फिक्र सता रही थी, इतनी ज्यादा कि उन्होंने मेरी तारीफ तक नहीं की थी और ना ही उन्होंने कोई ऐसी बात कही थी जिससे मुझे लगे कि वो मुझसे खुश रहेंगे। हाँ, पर मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि मैं दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मगर मेरे पति को तो मेरी खूबसूरती से भी कोई लेना देना ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ शादी होने के बाद मेरे भाग्य जाग जाएंगे। पर फिर मैंने ये सोचा कि अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो मैंने ठीक तरह से अपने पति को जाना समझा भी नहीं है। इसीलिए मैं किसी भी नतीजे के बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी। मैं अपने पति की इस बात से मायूस तो हुई थी, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई थी कि मेरा पति बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ सीरियस बिहेवियर के भी थे। उनसे तो किसी भी तरह का कोई मजाक भी नहीं कर सकते थे। उन्हें अपनी पत्नी की तारीफ तक करना नहीं आता था, मगर उन्होंने मेरा ख्याल बहुत रखा था और इसके अलावा उन्होंने मुझे कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया था। मेरे जेठ भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे साफ तौर पर यह कह दिया था कि मैं बिना पर्दे के आराम से घर में रहूं, मैं जो चाहें वो पहन सकती हूँ। उनके परिवार में बहुओं के ओढ़ने पहनने को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं है। और फिर जेठ जी पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो आज के जमाने के हिसाब से ही चलते हैं। उनकी इस बात से मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे भी घूंघट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं एक से एक बेहतरीन कपड़े भी पहनना खूब पसंद करती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मैंने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी क्योंकि मेरे पति ने कह दिया था कि अब ये तुम्हारा घर है, तुम इसे जैसे चाहो चला सकती हो और इस घर में हमेशा खुश रहो। मैं सारा दिन घर में अकेली होती थी। मेरा पति तो काम पर चला जाता था और जेठ जी देर से ही घर आते थे। मेरे जेठ जी भी आधा दिन जॉब करते थे और आधा दिन वो अपने दोस्तों के साथ बिताते थे और घर के अंदर आते ही वो खुद को कमरे में बंद कर लिया करते थे। इस घर में बहुत ही शांति और सुकून था क्योंकि मुझे कोई भी किसी बात पर रोकने टोकने वाला नहीं था। मैं अपनी मर्जी से ही सब कुछ करती थी। मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी जिस तरह के खुले माहौल में अपने मायके में रही है, उस पर किसी ने कभी रोक टोक नहीं की है। इसी तरह की उसे ससुराल मिलनी चाहिए। तभी तो मेरी शादी में इतना वक्त लग गया था, वरना मेरे इतने ज्यादा रिश्ते आते थे कि मेरे माता पिता इनकार करते हुए थक चुके थे और ये सब कुछ मेरी खूबसूरती की वजह से था। लेकिन मेरे माता पिता को तो उनकी पसंद का ही रिश्ता चाहिए था, इसलिए उन्होंने कई रिश्तों को ठुकरा दिया था जहां पर फैमिली काफी बड़ी थी या फिर सास ससुर थे या उनके घर बहुत छोटे थे। मेरी ससुराल का घर बहुत बड़ा था और मुझे यहाँ पर फुल आज़ादी थी। यहाँ तो मेरी जेठानी भी नहीं रहती थी जो मुझ पर अपना हुक्म चलाती या मेरे किसी भी काम में कोई नुक्स निकालती। मैं तो महारानी बनकर पति के घर में रहने लगी थी और ऐश करने लगी थी। शादी के 2 महीने गुजर गए थे। मेरा पति मेरी हर डिमांड को पूरी करता था और जेठ सिर्फ खाना खाने के टाइम पर ही सामने आते थे, मगर तब भी वो खामोश खामोश से ही रहते थे और चुपचाप अपना खाना खत्म करके वापस अपने कमरे में चले जाते थे। वो सिर्फ अपने काम से काम ही रखते थे। दोनों ही भाई काफी सीरियस बिहेवियर के थे। मुझे तो लगता था कि शायद मेरे जेठ जी कभी कभार थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते होंगे, मगर मुझे ये आइडिया नहीं हुआ था कि उनका बिहेवियर खामोश वाला भी नहीं था, बल्कि वो तो असल में मुझसे खुशी नहीं है। मेरे पति ने एक दिन उनसे बात की थी और उनसे मेरे बारे में पूछने लगे थे कि क्या आपको अपनी भाभी पसंद नहीं आई है, आप उससे बिल्कुल भी बात क्यों नहीं करते हो, या फिर मेरी पत्नी ने आपको कुछ कह दिया है, या फिर मेरी पत्नी ने आपकी किसी जिम्मेदारी में कोई कमी कर दी है। आपको मायूस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसी भी बात है आप मुझे खुलकर बता सकते हो। मेरे पति ने उनसे साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर मेरी पत्नी आपका ख्याल नहीं रख सकती तो फिर मुझे भी ऐसी औरत घर में नहीं चाहिए। मैं अपने पति के इन शब्दों पर दंग रह गई थी। मुझे लगने लगा था कि मेरा पति मेरे प्यार में पागल हो गया है। अब मैं जैसा उनसे कहूंगी वो वैसा ही करेंगे और मेरे बिना तो वो रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मगर उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मेरे पति के लिए उसके बड़े भाई से बढ़कर कोई भी नहीं था। मैं घबराकर अपने जेठ की तरफ देखने लगी थी कि मेरे जेठ का ख्याल तो मैं अच्छी तरह से रखती हूँ, टाइम पर उनके सारे काम करती हूँ, उन्हें टाइम पर ही खाना देती हूँ। फिर उन्हें मुझसे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी। मैं खाना बनाकर उनके कमरे में रखती थी
हाँ, वो बात अलग है कि वो खाना खाते थे या नहीं, मैंने इस बात की कभी खबर नहीं रखी थी। मेरे पति के सवाल पर मेरे जेठ ने मेरी तरफ देखा और मैं बार बार उन दोनों के चेहरे को देख रही थी। मेरे जेठ कहने लगे थे कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पत्नी को मैं सिर्फ बोझ लगता हूँ और इसीलिए मैं ज्यादा उसके सर पर सवार नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़े। मैं हक्का बक्का सी खड़ी होकर अपने जेठ को देखने लगी थी। न जाने उन्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ था कि वो मुझ पर बोझ हैं। हालांकि वो खुद भी मुझसे बात नहीं करते थे। उन्होंने अभी तक मुझसे बात करने की शुरुआत तक नहीं की थी। और तो और वो अपने किसी काम के बारे में भी मुझसे नहीं कहते थे। ना ही कभी उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में मुझे कोई बात की थी। मैं तो खुद अपनी मर्जी से उनके काम कर दिया करती थी। मेरा पति तो ये सुनकर मुझे कड़ी नजरों से घूरने लग गया था और कहने लगा कि मेरे भाई की शिकायत दूर कर दो, वरना मैं यही समझूंगा कि मेरा भाई तुम्हें बोझ लगता है, क्योंकि मेरे भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने पति की बात सुनकर पागल सी हो गई थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं जल्दी से अपने जेठ को यकीन दिलाने लगी थी कि मुझे उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जेठ ने तो लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए थे और कहने लगे, ठीक है, मैं कुछ दिन में ही तुमको देख लूंगा कि तुम मुझसे कितनी खुश हो। मेरा पति अपने भाई को बार बार ये कहने लगा था कि मेरी पत्नी अब आपका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखेगी, क्योंकि ये भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मेरे भाई मेरे लिए कितने स्पेशल हैं। अब आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता देना। मुझे उस दिन ऐसा लगा था कि जैसे वो घर मेरे पति का नहीं बल्कि मेरे जेठ का घर था। मेरे जेठ तो वहीं पर जमकर बैठ गए थे, जबकि मेरे पति के पीठ के पीछे तो वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब अपने जेठ का इतना ख्याल रखूंगी कि वो मेरी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। उस दिन के बाद से मैं अपने जेठ के आगे पीछे घूमने लगी थी। वो जैसे ही घर में आते थे तो मैं उन्हें उनके कमरे में खाना देने जाती थी, और जब तक वो खाना नहीं खा लिया करते थे तब तक मैं उनके कमरे से बाहर नहीं आती थी। और शाम को चाय बनाकर भी मैं उन्हें पिलाती थी। फिर तो धीरे धीरे मैंने उनके साथ ही बैठकर चाय पीना भी शुरू कर दिया था। मेरे जेठ मेरी इतनी सेवा पर मेरे साथ फ्री होने लगे थे और अब वो जॉब से आने के बाद घर में भी रुकने लगे थे। एक दिन वो मेरी बातों ही बातों में तारीफ करने लगे। उन्हें शायद ये लग रहा था कि मैं बहुत ही कम उम्र की और नादान सी लड़की हूँ। जाहिर सी बात है कि सब लोग ही मेरे बारे में ऐसा कहते थे, क्योंकि मैं थी ही ऐसी। लेकिन अपने जेठ के मुंह से इस तरह की बात को सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। मैं सच में बहुत खूबसूरत थी और शादी के बाद तो मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। जबकि मेरी उम्र 26 साल थी, फिर भी चेहरा मेरा मासूम लड़कियों के जैसा लगता था। जब मैंने अपने जेठ को अपनी उम्र बताई तो एक पल के लिए वो खामोश हो गए। फिर वो बोले कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। मेरे जेठ की उम्र तो मेरे पति से लगभग 8 साल ज्यादा थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, मैं इस बात को नहीं समझ पाई थी और मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया था। मुझे महसूस होने लगा था कि मेरे जेठ अब मुझे हर टाइम गहरी नजरों से देखते रहते थे। मैं पहले तो लापरवाह सी रहती थी, क्योंकि मेरे जेठ तो ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहते थे, मगर अब मैंने नोटिस किया था कि उनकी नजर मेरे पूरे शरीर पर टिकी रहती थी और वो बार बार मुझे इस तरह से देखते थे जैसे पहली बार देख रहे हों। मैं ज्यादातर साड़ी ही पहना करती थी और पल्लू करने की आदत भी अब बिल्कुल नहीं रही थी। वैसे मैं सूट भी पहनती थी, लेकिन डार्क कलर के और स्टाइलिश कपड़े ही पहनती थी। डार्क कलर की और बैकलेस साड़ी में मैं और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। मुझे कोई भी देखता तो मुझ पर से अपनी नजर नहीं हटा पाता था। मैं अपने जेठ को कभी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो मुझे छुप छुप कर देखते थे। वो मेरे सामने तो थोड़ा सा सही तरीके से रहते थे, लेकिन तिरछी नजरों से मेरा जायजा लेते थे। मैं इस बात को जानते हुए भी अनजान बनी रहती थी। मेरा पति भी खुश था कि मेरे जेठ अब उनसे मेरी कोई भी शिकायत नहीं करते हैं और वो मेरे साथ खुश रहते हैं। कभी कभी मुझे अपने पति का उनके भाई के लिए पागलपन बहुत अजीब सा लगता था। भाई की मोहब्बत से ज्यादा उनका अंदाज मुझे चापलूसी से भरा लगता था। मैं हैरान होती थी कि मेरा पति अपने बड़े भाई को खुश रखने के लिए इतने जतन क्यों करते हैं।
मेरे पति की कंपनी में ज़्यादा काम बढ़ने की वजह से उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों तक रात को देर से घर वापस आया करेंगे, और अगर ज़्यादा रात हो गई तो वो रात को घर आएंगे ही नहीं। इसलिए मैं खाना भी अपने और अपने जेठ के लिए ही बनाया करूं, क्योंकि मेरे पति कंपनी में ही खाना खाया करेंगे। मैंने सोचा कि मेरे पति घर पर नहीं हैं, तो आज मैं अपने जेठ से पूछ लेती हूँ कि वो रात को खाने में क्या खाना चाहते हैं। मेरे जेठ ने तो खाने की मुझे ढेर सारी डिशेस बताईं और कहने लगे कि हमारे घर में तो कभी मेहमान आए नहीं, क्योंकि हम दो भाई हैं, आखिर क्या क्या कर सकते थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना खाना मेहमानों के आने पर बनाया जाता है, इतना ही खाना तुम हम दोनों के लिए भी आज बना लो। मैं अपने जेठ की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि चलो, मेरे जेठ ने इतनी डिशेस मुझे बताई हैं, उनमें से एक या दो डिशेस बना लेती हूँ, क्योंकि हम दो लोग ही हैं तो इतना ज़्यादा खाना बनाकर होगा भी क्या। मगर मेरे जेठ ने कहा कि आज तुम्हें मेरी बताई हुई सारी ही डिशेस बनानी होंगी। मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे बना सकती थी। मेरी परेशानी पर जेठ कहने लगे कि मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं बेफिक्र हो गई थी कि चलो, एक से भले दो सही, हम मिलकर काम कर लेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। मगर 1 घंटे के बाद तो मेरे जेठ ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद सारे काम एक साथ निपटा लूंगी। मैं जब बिस्तर पर लेटी तो अचानक मेरी आंख लग गई थी। मेरे जेठ मेरे कमरे में आ गए और मुझे हिलाकर कहने लगे कि सुमन, खाना तैयार हो गया है, जल्दी से आ जाओ, आकर चेक कर लो कि खाना ठीक से पका है या नहीं। अपने जेठ को इस तरह से कमरे में आकर मुझे जगाते हुए देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने जब टाइम देखा तो 3 घंटे गुजर गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने जेठ से कहा कि आप कौन से खाने की बात कर रहे हो। मैं ये कहकर फिर से सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। मगर कुछ देर के बाद मैंने करवट बदलते हुए जब आँख खोली तो मैं हैरान रह गई। उस वक्त मेरे जेठ मेरे बराबर में ही खड़े थे। मैं घबराकर उठी और हैरानी से अपने जेठ को देख रही थी। वो नजर चुराकर कहने लगे, सुमन, मैं किचन में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, रात हो गई है, मैं खाने की टेबल लगा देता हूँ। मेरे जेठ कमरे से निकल गए, जबकि मैं काफी देर तक अपनी ही जगह पर बैठी रही थी। मैंने टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। मैं घबरा गई थी। मैं काफी देर तक सोती रही, क्योंकि कल रात मुझे नींद नहीं आई थी। इसी वजह से मुझे नींद आ रही थी और इतनी देर तक मेरे जेठ भी मेरे कमरे में ही रहे थे। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। मैं उठकर किचन में गई तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे जेठ ने तो सारा खाना बनाकर रेडी कर दिया था। वो टेबल लगा रहे थे, फिर मैंने उनकी टेबल लगाने में मदद कर दी थी। मैंने उनसे कहा कि क्या ये सारा खाना आपने खुद बनाया है? तो वो कहने लगे, हाँ सुमन, ये सब मैंने बनाया है, क्योंकि मैं कुकिंग करना जानता हूँ। तुम तो जानती हो कि हमारे घर में कोई औरत तो है नहीं, इसीलिए मैं ही खाना बनाता था, तो सोचा कि आज भी मैं ही बना लेता हूँ। मैं टेबल पर बर्तन लगा रही थी जब मेरे जेठ ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे एक तरफ किया और कहने लगे कि तुम ये रहने दो, मैं खुद कर लूंगा, तुम कोई और काम देख लो। मैं अपने जेठ के इस तरह छूने पर करंट खाकर दूर हुई थी। मेरे जेठ अनजान बनकर पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने सीरियस होकर उनसे कहा कि आप मुझे साइड होने के लिए कह दिया करें, मैं ख्यालों में थी इसलिए डर गई थी। मैं उनसे अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकती थी कि वो मुझे हाथ ना लगाएं, वो बड़े थे, शायद इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी कम से कम मुझे तो ख्याल रखना होगा। मेरी बात पर वो हंसने लगे और कहने लगे कि अरे, इसमें डरने वाली तो कोई भी बात नहीं थी, और ना ही तुम कोई छोटी बच्ची हो जो डर गई हो। मैं अपने जेठ की बात पर खामोश रही और अपने काम में बिजी हो गई। मगर मेरे जेठ ऐसे ही बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करते। हर बार मेरे सामने आने से पहले मेरे कंधे पर थपकी मारकर मुझे पुकारते। अब तो मैं उनसे बहुत तंग आ चुकी थी। मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी कि मैंने अपने जेठ से ज्यादा बातें करके उन्हें फ्री करके अच्छा नहीं किया है। मुझे उनकी इतनी भी ज्यादा चापलूसी नहीं करनी चाहिए थी, तभी तो आज वो मेरे साथ इतना ज्यादा फ्री हो रहे हैं। मेरी दोपहर के खाना खाने के बाद सोने की आदत थी। ये मेरी बचपन की आदत थी, क्योंकि दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे मायके के सारे लोग ही सोते थे, इसलिए मैं भी सोया करती थी। मगर अब मेरे जेठ रोजाना ही दोपहर के 3 बजते ही मेरे कमरे में चले आते थे और मुझे जगाते हुए तब तक मेरे पास बैठे रहते थे जब तक कि मैं खुद उठकर किचन में नहीं चली जाती थी।
मैंने एक दो बार उन्हें इशारे से समझाने की कोशिश भी की थी कि उन्हें मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए, जिस पर मेरे समझाने के बाद वो अपने भाई को ये जताने लगे कि वो अपने भाई की शादी के बाद उसके कमरे में नहीं जा सकते। इस पर मेरे पति को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगे कि ये कमरा जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। भैया, आपको यहाँ आने से कोई मना तो करके दिखाए। मैं तो अपने पति के ऐसे शब्दों को सुनकर हैरान हो गई थी। मैंने अपने पति से इस बात पर अकेले में गुस्सा किया तो मेरे पति ने जो बात कही थी वो मुझे हैरान कर देने वाली थी। वो कहने लगे थे कि तुम्हें मेरे भाई का हर हाल में ख्याल रखना होगा और उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी पत्नी नहीं है। मेरे भाई ने मुझे बहुत सहारा दिया है। तुम्हारे कुछ भी गलत करने पर वो बिल्कुल भी अकेलापन महसूस ना करने लगे। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। मेरा पति तो अपने भाई के लिए बिल्कुल पागल जैसा हो रहा था। मुझे उस दिन बड़ी बेचैनी सी महसूस हुई। मुझे लगा कि बात जरूर कुछ और थी। मेरा पति अपने बड़े भाई के सामने कुछ ज्यादा ही दबकर रहता था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं अपने जेठ को कुछ भी नहीं कह सकी थी। अब वो मेरे साथ रात के खाने में मेरी मदद करवाया करता था और बहाने बहाने से मेरे आसपास घूमता रहता था। मैं बहुत परेशानी का शिकार रहने लगी थी, क्योंकि मैं आजाद ख्याल की लड़की थी और अपनी जिंदगी में मैंने बहुत फैशन किए थे। मगर मैं इतनी बेशरम नहीं थी कि अपने जेठ की गलत हरकतों को देखकर भी मैं नजरअंदाज करती। मैं बहुत तंग होने लगी थी। मैंने जब इस बारे में अपने पति से कहा तो वो कहने लगा कि बड़े भैया का मिजाज थोड़ा सा शरारती है, मगर वो बुरे नहीं हैं। इसीलिए तुम उनके साथ ऐसी भी कोई बात मत करना जिसकी वजह से वो दुखी हो जाएं। मैं तो अपने पति का इस बात पर मुंह देखती रह गई थी। मेरा पति तो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं था और ना ही वो मुझ पर यकीन कर रहा था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अब तो मैं अपने पति के पीछे सुकून से यहाँ रह भी नहीं पा रही थी। मुझे अपने जेठ के तेवर बदलते हुए साफ महसूस हो रहे थे। अब तो वो मुझसे हल्की फुल्की सी शरारत भी करने लगे थे और मैं उनकी हर हरकत को पहचानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी अपने पति के दबावों की वजह से मैं साफ शब्दों में उनसे कुछ कह नहीं सकती थी। हालांकि जेठ की हरकतें मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। वो मौका मिलते ही मुझे बहाने बहाने से स्पर्श करता था। रात के खाने के टाइम पर हम दोनों अकेले होते थे, क्योंकि दिन के टाइम पर तो मेरे जेठ नौकरी पर होते थे और मैं अकेले खाना खाती थी। रात के टाइम पर मैं उनके साथ ही खाना खाती थी। मेरे पति तो वैसे भी किसी दिन आते ही नहीं थे और किसी दिन देर से आते थे तो खाना खाकर ही आते थे और इतना थके हुए होते थे कि आते ही सो जाया करते थे। मजबूरन अब मेरा समय ज्यादातर अपने पति की जगह जेठ के साथ बीतने लगा था। अपने जेठ की ऐसी हरकतें देखकर मैंने सोचा कि मैं अपनी जेठानी से कहती हूँ कि वो अपने ससुराल में आकर अपनी गृहस्थी को खुद संभाले। अगर जेठानी आ जाएंगी तो जेठ जी को मेरे आसपास भटकने का मौका ही नहीं मिलेगा और मेरे बिना किसी से कुछ भी कहे हुए मेरा काम भी अपने आप ही हो जाएगा। यही सोचकर मैंने जेठानी जी का नंबर जेठ जी से मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया ही नहीं। मुझे लगने लगा कि शायद वो अब चाहते ही नहीं हैं कि जेठानी लौट कर यहाँ वापस आए। लेकिन ऐसा क्यों था? शायद इसलिए क्योंकि अब उनकी नजर मुझ पर थी। लेकिन जो भी हो, मुझे कुछ भी करके अपनी जेठानी को यहाँ पर बुलाना ही था। इसलिए मैंने एक दिन जब मेरे जेठ अपनी नौकरी पर गए हुए थे तो उनके कमरे में तलाशी शुरू की और फिर मुझे एक डायरी में जेठानी जी का नंबर मिल गया। मैंने उन्हें फोन लगाया और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी देवरानी बोल रही हूँ तो आगे उन्होंने मुझसे जो भी बात की उसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब उन्हें हम लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि मेरे जेठ का तो तलाक हो चुका है, जबकि अब तक तो मैं यही सोचती आ रही थी कि मेरे जेठ शादीशुदा हैं। मेरे पति ने भी मुझसे इस सच्चाई को छुपाया था। एक दिन शाम को जब मैं अपने जेठ जी को उनके कमरे में चाय देने के लिए जा रही थी तो वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे और उस वक्त मैंने उनकी जो बात सुनी उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं परेशान सी होकर वापस लौट आई थी। मैंने फिर चाय को टेबल पर रख दिया और जेठ जी को आवाज लगाकर कह दिया था कि आप चाय ले जाएं। शाम को मेरे पति वापस आए तो मैंने अपने पति से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो तो उल्टा मुझे ही समझाने लगे
कि मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे तरह तरह के वहम सता रहे हैं। मैं उनकी इस बात पर खामोश हो गई थी, मगर मेरे दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी जो मैंने जेठ जी की सुनी थी। कुछ दिनों तक मैं अपने जेठ के बिहेवियर पर ध्यान देती रही और मुझे इस बात पर बहुत दिक्कत हो रही थी कि मेरे जेठ अब मेरे कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हरकतें बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन मैं रात के खाने के बर्तन धो रही थी कि तभी अचानक मेरे जेठ किचन में आ गए और वो मुझसे बातें करने लगे और फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब आ गए और मुझे बहाने से छूने लगे। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे जेठ की घटिया हरकतें बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरा सब्र खत्म हो गया था। मैंने अपने जेठ का हाथ झटक कर उन्हें किचन से जाने के लिए कह दिया था। इस बात पर वो बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी शिकायत मैं अपने भाई से करूंगा कि तुम्हें मुझसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं अपने जेठ की ये बात सुनकर दंग रह गई थी। मैंने अपने जेठ की इतनी सेवा की, इतना ख्याल रखा, लेकिन उसने किसी भी चीज की वैल्यू नहीं की थी। मैं तो अपने पति की खातिर ही उनका ख्याल रख रही थी, पर वो तो बहुत ही एहसान फरामोश निकले। मैं उन पर बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो गई और उन्हें उनकी हद याद दिलाने लगी और मैंने गुस्से में उनसे ये भी कह दिया कि आपने तो अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है और अगर आपको इतनी ही पत्नी की जरूरत महसूस होती है तो फिर दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन मुझसे दूर ही रहना। मेरे मुंह से ये बात सुनकर मेरे जेठ दंग रह गए थे। फिर वो कहने लगे कि चलो अच्छा ही हुआ जो तुम्हें सच्चाई का पता चल गया है। मैंने उस औरत को तलाक इसलिए दिया था कि वो बांझ थी और वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। अब मैं तुमसे खुलकर बात कर सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। वो कहने लगे कि मुझे अपना वंश आगे बढ़ाने वाला चाहिए और मुझे तुमसे बेहतर इसके लिए और कोई भी नहीं दिख रहा है। उनकी ये बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। इतना कहते ही अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उनसे अपने हाथ को छुड़ा रही थी, लेकिन वो काफी लंबे चौड़े थे और मैं एक कमजोर सी लड़की। उन्होंने मेरा हाथ काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था, इसलिए उनसे खुद को छुड़ा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनके इस मकसद को जानकर बुरी तरह से डर गई। मेरे पति के घर वापस आने में अभी काफी टाइम था। फिर मुझे कुछ दिनों पहले की अपने जेठ की वो बात याद आने लगी जो वो किसी से फोन पर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि मेरा छोटा भाई सुमन को खुश रख सकता है। उससे कहीं ज्यादा तो सुमन मेरे साथ खुश रहती है और फिर अब मुझे भी अपने वारिस की जरूरत बहुत महसूस होती है, इसलिए मैं जल्द ही अपनी इस योजना पर काम करूंगा। हो सकता है उधर से बात करने वाले इंसान ने जेठ को यही सलाह दी हो कि वो अपने इरादे मेरे साथ पूरे करने की कोशिश करे और इस वजह से उनका दिमाग इतना खराब हो गया कि वो मुझे घसीटने लगे। मगर मैं अपनी इज्जत का इस तरह से सौदा नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अचानक से झटके से अपना हाथ उनसे छुड़ाया और तेजी से भागती हुई मैं दरवाजे तक आई। मेरे जेठ तो पागल हो गए थे। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुक्र है कि उस वक्त घर का मेन गेट खुला हुआ था। मुझे इस बात का फायदा हुआ था और मैं घर से भाग गई। मेरे जेठ ने मेरा पीछा किया, मगर मैं उनसे पहले ही भागकर काफी दूर तक आ गई थी और वो गलत रास्ते पर मुझे ढूंढने के लिए निकल गए थे। मेरे माँ बाप का घर काफी दूर नहीं था, कुछ फासले पर ही था, इतना कि मैं पैदल ही आराम से वहां जा सकती थी। कुछ ही देर दौड़ने के बाद मैं अपने घर पहुंच गई थी। मेरे माँ बाप मुझे रात के इस टाइम पर इस तरह से देखकर घबरा गए थे। मैंने उनको झूठी तसल्ली दी थी, मगर अकेले में मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था। मेरी माँ तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और वो कहने लगी कि तुम्हें अपने जेठ को अपने सर पर इतना चढ़ाने की जरूरत ही क्या थी। हमने तुम्हारी शादी जिससे की थी उसे खुश रखना तुम्हारा काम था, मगर तुम तो अपने जेठ को खुश करने में लग गई। उनकी बात सुनकर मैं रोने लग गई थी कि अब मैं क्या करूं। खुद को बचाने के लिए जो कदम मैं उठा आई थी, उसके बाद तो मुझे यकीन था कि मेरा पति मुझे तलाक ही दे देगा, मगर मुझे वापस घर लेकर नहीं जाएगा। मेरी माँ भी इस बात पर अफसोस करने लग गई थी। वो बोली, मैंने तो ये सोचकर तुम्हारी शादी उस घर में की थी कि तुम वहां पर अकेले घर में राज करोगी,
वो अपनी ही बातों को लेकर बोले जा रही थी और इधर मैं तो अपनी परेशानी में थी कि ना जाने घर से भागने की हरकत पर मेरा पति क्या समझेगा। मैंने अपनी माँ से मोबाइल लेकर अपने पति को फोन किया। जैसा मैंने सोचा था, मेरे पति ने मुझसे वैसा ही सवाल किया। वो कहने लगे कि मैं अभी घर आया हूँ और मेरे भाई ने बताया है कि तुम जल्दबाजी में घर से निकल गई हो। उन्होंने कहा कि रात के टाइम पर इतनी जल्दी में तुम कहाँ गई हो। मैंने फोन पे उनसे झूठ बोल दिया कि मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे फोन किया था तो मैं परेशान हो गई थी और घबराहट में मैं घर से निकल आई थी। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं हैरान रह गई थी कि मामला इतनी आसानी से कैसे सुलझ गया था। अपना घर बसाने की फिक्र में मुझे इस टाइम जेठ का भी ख्याल नहीं आया था, जिसकी वजह से मैं घर से आई थी। मेरा पति मुझे लेने के लिए आया तो मेरी माँ ने उसे अकेले में सब बता दिया और कहा कि बेटा, तुम तो समझदार हो, इसीलिए अपने भाई को समझाओ कि वो अपनी पत्नी को वापस बुला ले। जब पत्नी साथ नहीं होती है तो अक्सर आदमी ऐसी ही गलतियां कर बैठते हैं। सुमन की जेठानी वापस आ जाएगी तो कोई भी अपने रिश्तों की हद नहीं भूलेगा। मेरी माँ को यकीन था कि ये सब सुनकर मेरा पति जरूर कोई ठोस कदम उठाएगा। माँ की बात सुनकर मेरा पति शर्मिंदा सा होकर बैठ गया था। मैं उसके साथ घर की तरफ रवाना हुई तो रास्ते में रोते हुए मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया था। मुझे लगा था कि घर जाकर वो अपने भाई को डांटेगा, लेकिन जब हम कमरे में पहुंचे तो वो तो उल्टा मुझसे ही रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम इस बात को अब जाहिर मत करना और ऐसे रिएक्ट करना जैसे कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि तुम मेरे भाई से माफी मांगकर उसे राजी कर लेना। वो कहने लगा कि तुम मेरी मजबूरी को समझो। मैं हैरान रह गई कि मेरा पति अपने भाई को खुश करने के लिए मुझे इस हद तक गिराने के लिए तैयार है। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरा पति ऐसा क्यों कर रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिस डर से भागी थी वो तलवार तो अब वैसे की वैसी ही मेरे सर पर लटकी हुई थी। अगले दिन मेरे पति फिर से काम पर चले गए तो मैं बहुत डर रही थी कि अब फिर से कहीं मेरे जेठ मेरे साथ कोई गलत हरकत ना कर दें। मेरे पति को गए हुए भी अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि तभी अचानक से मेरे जेठ कमरे में आ गए और मुझसे आकर माफी मांगने लगे। उनको ऐसे शर्मिंदा देखकर मैं हैरान रह गई थी। उन्होंने कहा कि सुमन, मुझे माफ कर दो। कल मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुमसे आज ये कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम कुछ भी करो और मेरे भाई को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हारी इज्जत को खराब करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अपने जेठ की इस बात पर तो मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था और अब मुझे उनसे बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। यही सब बातें करते करते अचानक से धीरे धीरे मेरा जेठ फिर से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा था और उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सा जुनून नजर आ रहा था। मैं जैसे ही उठकर भागने वाली थी कि तभी अचानक मेरा पति कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने जैसे ही जेठ को मेरे पास देखा तो वो मुंह फेर कर चुपचाप खड़ा हो गया। ये देखकर मैं दंग रह गई। तभी मेरा जेठ कमरे से बाहर चला गया। फिर मैंने अपने पति से कहा कि तुम जानते हो कि तुम्हारा बड़ा भाई मुझसे क्या फरमाइश कर रहा है। वो मुझसे अपना वारिस चाहता है। क्या तुम अब भी अपने भाई से कुछ भी नहीं कहोगे? तो मेरा पति कहने लगा कि मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा सुमन, कि भैया जो चाहते हैं उस ख्वाहिश को तुम पूरा कर दो। और वैसे भी अगर तुम पेट से हो जाओगी तो यहाँ किसको पता चलने वाला है कि ये बच्चा मेरा है या मेरे भाई का। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार तमाचा अपने पति के मुंह पर दे मारा। मैंने कहा कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, तुम जानते भी हो कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो। तुम खुद अपने भाई के सामने अपनी पत्नी को पेश करना चाहते हो। आखिर तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई चरित्रहीन औरत हूँ? मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। कान खोलकर सुन लो। मेरा ये कहना था कि तभी मेरे पति ने मुझे कसकर झकझोर दिया और लाल लाल आंखें दिखाकर मुझे डराने लगा और बोला कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो फिर तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा।
मेरी बात साफ सुन लो। मेरा भाई जो भी चाहता है वो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि मैं किसी भी हालत में इस जायदाद को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? फिर मेरे पति ने मुझे जो सच्चाई बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पति ने बताया कि दरअसल मेरा जेठ उसका सगा भाई नहीं बल्कि सौतेला भाई है। मेरे ससुर जी ने 2 शादियां की थी और मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद जेठ जी के नाम पर कर दी थी, क्योंकि मेरे पति की मां ने मेरे ससुर के होते हुए भी किसी और आदमी से रिश्ते जोड़ लिए थे। और जिस बात से मेरे ससुर बहुत बुरी तरह से खिसिया गए थे और मेरी सास और उनके बेटे यानी मेरे पति को सबक सिखाने की वजह से उन्होंने सारी जायदाद जेठ जी के नाम कर दी। और तब से लेकर आज तक मेरा पति मेरे जेठ की चापलूसी इसीलिए करता रहा है ताकि कैसे भी करके उनका भाई उन्हें जायदाद से बेदखल ना करे। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरा पति हर वक्त अपने बड़े भाई को खुश करने में क्यों लगा रहता था। मेरा पति कहने लगा कि अगर तुम मेरे भाई के वारिस को पैदा कर दोगी तो अपने आप ही सारी की सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में आ जाएगी, क्योंकि जो भी हो दुनिया के सामने तो वो बच्चा मेरा ही कहलाएगा ना। और फिर तुम मेरा वारिस भी पैदा करोगी तो जो भी आधी जायदाद बटेगी वो तो पूरी की पूरी मेरी मुट्ठी में होगी। ये सब कहते हुए मैंने अपने पति की आंखों में एक अजीब ही दीवानगी सी देखी थी। मैं समझ गई थी कि मेरा पति पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो जायदाद को लेकर इतना सनकी हो चुका है कि उसे सही और गलत की कोई पहचान ही नहीं रह गई है। और जेठ, वो तो पहले ही अपनी इच्छा पूर्ति में इतना अंधा हो गया है कि उसने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है। ये सब कहने के बाद मेरा पति मुझे अच्छे से समझाने लगा कि मुझे अब जेठ जी की ख्वाहिश को हर हाल में पूरा करना है। उसके बाद उसने अपना मोबाइल उठाया और लेकर वापस अपने काम पर चला गया। मैं तो सदमा खाकर जमीन पर गिर पड़ी थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा पति मुझे जो भी कहकर गया है वो हकीकत है या कोई सपना है। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरे पति को मुझ में जरा भी रुचि क्यों नहीं थी, क्योंकि उसकी पूरी रुचि तो सिर्फ और सिर्फ इस जायदाद में थी। और वो शायद पहले से ही मुझे अपने भाई के सामने पेश करने के बारे में सोच कर बैठा हुआ था। इसीलिए वो मुझे बार बार ये समझा रहा था कि मैं उसके भाई का हद से ज्यादा ख्याल रखूं, ताकि उसका भाई मुझ पर लट्टू हो जाए और फिर वो मेरे अलावा किसी और के बारे में ना सोचे और ना ही दूसरी शादी करने का विचार उसके मन में आए। जैसा मेरे पति ने चाहा था ठीक वैसा ही हुआ था। लेकिन मेरे पति ने ये नहीं सोचा होगा कि मेरा जेठ मुझसे शादी करना चाहेगा और ये चाहेगा कि मैं उसके भाई को तलाक दे दूं। पर यहाँ तो कहानी अब उल्टी ही हो गई थी। मेरा जेठ तो मेरा इतना दीवाना हो गया था कि वो किसी भी हाल में मुझे अपना बनाना चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जैसे ही रात हुई और मेरा पति घर लौटा तो उसने मुझे खूब अच्छे से तैयार होने का फरमान सुना दिया था। मैंने उससे इनकार किया तो वो मुझ पर बुरी तरह से गुस्सा होने लगा, जिससे मैं डर गई और चुपचाप तैयार होने लगी। उसने आज मुझे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजने को कह दिया था और फिर मुझे बेड पर बिठा दिया। थोड़ी ही देर में मेरा जेठ कमरे में आ गया। ये देखकर मैं तो दंग रह गई थी। मैंने अपने जेठ को धमकी दी कि अगर वो आगे बढ़ा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि सुमन, तुम मुझसे इस तरह से डरो मत। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, ना कि मुझसे डरो। मैं बार बार अपने पति को आवाज लगा रही थी। इस पर मेरा जेठ कहने लगा कि उसे बुलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही मुझे यहाँ कमरे में भेजा है। मुझे घबराहट के मारे बहुत तेज पसीना आ रहा था और गला सूखने लगा था। मेरा जेठ मुझे समझाने लगा कि सुमन, मेरी बात का विश्वास मानो। मैं ऐसा नहीं हूँ कि सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। सच कहता हूँ, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। जब भी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती हो। तुम्हारे अलावा मुझे अब कुछ भी नहीं सूझता है। इसलिए मैं अब चाहकर भी किसी से भी शादी नहीं कर सकता। मैंने अपने जेठ के मुंह पर भी खींचकर तमाचा मारा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई की पत्नी पर गलत नजर रखते हुए? मेरा इतना कहना था कि मेरा जेठ गुस्से में बौखला गया और उसने अपना आपा खो दिया। कहने लगा कि तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो। तुम तभी मेरी बात मानोगी जब मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा।
ये कहते ही वो मुझ पर झपट पड़ा और हमारे बीच खींचातानी शुरू हो गई थी। मैं बुरी तरह से चिल्ला रही थी, लेकिन वहां कोई भी मेरी चीख सुनने वाला नहीं था कि तभी अचानक से वहां मेरी माँ पुलिस के साथ आ गई, जिन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। पुलिस ने मेरे जेठ और पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल मैंने शाम को ही अपनी माँ को फोन करके अपने पति और जेठ की बातों के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी माँ कहने लगी कि तेरी बात सुनकर मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा था, इसीलिए मैंने बिना वक्त गवाए पुलिस में जाकर शिकायत कर दी और उन्हें लेकर तेरे घर आ गई। इस तरह से मेरी माँ ने आकर मुझे बचा लिया था। फिर मैं अपनी माँ के साथ घर चली गई थी। कई महीनों तक मैं इस सदमे से उबर नहीं पाई थी। मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। ऐसा पति किसी भी औरत को नहीं चाहिए जो उसकी इज्जत को खुद नीलाम कर दे। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ ने अच्छे से देखभाल करके मेरी शादी दूसरी जगह कर दी। अब मेरी शादी जहाँ हुई है वहाँ मेरे सास ससुर और देवर ननद भी हैं और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। सच में घर में किसी न किसी औरत का होना बहुत जरूरी होता है। ये बात मुझे अब जाकर समझ आ रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।